योगी को लेकर मोदी का बड़ा फैसला, शाह ने भी बुलाई बड़ी बैठक, यूपी उपचुनाव से पहले विरोधियों को झटका। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने का प्लान बना चुका है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को अपनी साख का सवाल बना चुके हैं। बीजेपी सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार कर चुकी है। सीएम योगी ने मंत्रियों की कमेटी बनाकर उन्हें विधानसभा सीटों पर जीत की रणनीति के तहत मैदान में उतार दिया है। सीएम योगी इन सीटों पर जीत दर्ज कर पार्टी में अपनी छवि को मजबूत करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने के बाद विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर विपक्ष अपना मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेगा। लेकिन इंडी गठबंधन को इस बार घायल शेर से सामना करना होगा, जो पहले से ज्यादा खुकार हो चुका है। यानी सीएम योगी से जो हर हाल में 10 सीटों पर जीत का प्लान बना चुके हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने भी योगी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी और योगी की मुलाकात। यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार और संगठन के बीच भी दरार साफ नजर आ रही है। संगठन को बड़ा बताकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य योगी सरकार के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य भी सरकार का हिस्सा हैं। इन सब के बीच कार्यकर्ता और नेताओं के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 27 जुलाई को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक के लिए दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इस बैठक को लेकर उनकी मुलाकात पीएम मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से होगी। योगी का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 29 जुलाई से शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के मॉनसून सत्र से महज 2 दिन पहले हो रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों और उपचुनाव पर चर्चा। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव में हार के बारे में पार्टी के फीडबैक पर सीनियर नेताओं से चर्चा कर सकते हैं। इस मुलाकात में उपचुनावों पर भी चर्चा होगी। बीजेपी पहले से ही चुनावी मूड में है। योगी ने 16 मंत्रियों की एक टीम बनाई है, जो इस साल के आखिर में 10 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों की देखरेख करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी संगठन बनाम राज्य सरकार का टकराव तब सामने आया था जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 14 जुलाई को पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा की मौजूदगी में राज्य बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में दावा किया कि संगठन सरकार से बड़ा है। योगी ने पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए पार्टी के अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल बीजेपी कार्यकारी की ये बैठक चुनावों में राज्य में अपने नुकसान का आकलन करने के लिए बीजेपी के भीतर एक लंबी समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा थी। सीएम योगी का बड़ा आदेश। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए जमीन पर काम करने के निर्देश दिए। शीर्ष सूत्रों का दावा है कि बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रभारी मंत्रियों की टीम को टास्क दिया गया है। इस टीम के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा, जिसका नेतृत्व खुद सीएम योगी करेंगे। और यहाँ पर सरकार और पार्टी संगठन ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों, मुख्य रूप से पार्टी विधायकों और सांसदों का मनोबल बढ़ाने के लिए कदम उठाने का फैसला किया है और इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी को दी गई है। सूत्रों ने कहा है कि योगी सरकार ने विधायकों को सरकार और पार्टी के खिलाफ बोलने की संभावना को रोकने के लिए चिंतित विधायकों को शांत करने का फैसला किया है। आरएसएस ने भी की है पहल। आरएसएस ने पिछले रविवार को आयोजित बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पार्टी के भीतर उभरे मतभेदों को दूर करने के लिए अपने पदाधिकारियों को जुटाया है। वीएचपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यूपी बीजेपी और सरकार के विभिन्न सीनियर लीडर्स से मुलाकात की, उनसे अपने मतभेद दूर करने और सरकार और पार्टी की बेहतरी के लिए काम करने का आग्रह किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ प्रचारक ने भी केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनके सरकारी आवास पर एक प्राइवेट मीटिंग यानी कि सीक्रेट मीटिंग की। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर वरिष्ठ प्रचारक सरकार के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ भी लगातार संपर्क में है। सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ प्रचारक ने पार्टी के नेताओं से पार्टी के व्यापक हितों में काम करने के लिए आग्रह किया। चुनावी मोड में बीजेपी बुलाई बड़ी बैठक। बीजेपी ने 2 दिवसीय संगठनात्मक बैठक बुलाई है। यह बैठक गुरुवार से शुरू होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विभिन्न राज्यों के चुनावी मुद्दों, संगठनात्मक ढांचे की मजबूती और मतदाताओं तक पहुंच बनाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा होगी। बीजेपी की संगठनात्मक बैठक ऐसे वक्त में होने जा रही है जब झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे 3 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव है।
3 राज्यों से 2 पर मौजूदा वक्त में एनडीए की सरकार है। इस बैठक में इन तीनों राज्यों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, क्योंकि इन चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद से काफी निराशाजनक रहा। हालांकि पार्टी पहले ही चिंतन शिविर आयोजित कर चुकी है, लेकिन इस बात की चिंता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में इस तरह की गलतियों से कैसे बचा जा सके। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रदर्शन और बीजेपी को लगे झटके के बाद संगठन में चल रही खींचतान बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी की एक प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान माना जाता है। अब पीएम मोदी ने सबसे पहले यूपी की अंदरूनी गुटबाजी को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। 10 सीटों पर उपचुनाव में कौन कितना मजबूत। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसे इंडी और एनडीए गठबंधन के लिए काफी अहम माना जा रहा है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां 2022 के विधानसभा चुनावों में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने, 3 बीजेपी ने, तो एक सीट राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी ने जीती थी। मौजूदा वक्त में ये दोनों ही दल एनडीए का हिस्सा है। अब गठबंधन के लिहाज से समझे तो 10 में से 5 सीटों पर सपा का तो 5 पर एनडीए गठबंधन का कब्जा था। इन 10 सीटों पर कांग्रेस और सपा साथ मिलकर लड़ सकते हैं। अटकल है कि कांग्रेस 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। सीटवार जानते हैं कि कहां कौन मजबूत है। कटहरी सीट सपा नेता लालजी वर्मा के अंबेडकर नगर से लोकसभा चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने के बाद खाली हुई है। 2012 में ये सीट समाजवादी पार्टी और 2017 में बीएसपी ने जीती थी। 2022 के चुनाव में सपा ने कड़े मुकाबले में निषाद पार्टी को हराकर यहां से जीत हासिल की थी और इस सीट पर बीएसपी ने 24% वोट हासिल कर निषाद पार्टी का खेल बिगाड़ दिया था। ये सपा की मजबूत सीट है। पूर्वांचल की इस सीट पर यादवों और दलित का अच्छा प्रभाव है। करहल सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी, क्योंकि वो कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीत गए थे। ये सपा की बहुत मजबूत सीट है, क्योंकि पार्टी ने पिछले 3 चुनावों में हर बार ये सीट जीती है। 2022 में अखिलेश ने 67,500 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी और इस पर यादवों का अच्छा प्रभाव है। ये सीट मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत आती है और पारंपरिक रूप से यादव परिवार की सीट है। बीजेपी ने अपने चुनावी इतिहास में ये सीट कभी नहीं जीती है। मिल्कीपुर सपा नेता अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हुई थी। 2012 में ये सीट सपा और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 2022 में सपा ने कड़े मुकाबले में 6% की जीत के अंतर के साथ बीजेपी को हराकर सीट दोबारा हासिल कर ली। बीएसपी ने 7% वोट हासिल कर बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था। ये सपा की मजबूत सीट है। इसमें ब्राह्मणों और दलितों का अच्छा प्रभाव है। मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। 2012 में ये सीट बीएसपी और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 2022 में आरएलडी ने एसपी के साथ गठबंधन कर ये सीट हासिल की थी। इस सीट पर जाटों और मुसलमानों का अच्छा प्रभाव है। गाजियाबाद बीजेपी के अतुल गर्ग ने गाजियाबाद से लोकसभा का चुनाव जीता है, जिसके बाद ये सीट खाली हुई है। 2012 में ये सीट बीएसपी और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 2022 में बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से इस सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी। ये बीजेपी की मजबूत सीट है। यहाँ जाटों और वैश्यों का अच्छा प्रभाव है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर सिर्फ एक बार 2004 में जीत हासिल की है। मंझावा भदोही सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई है। 2012 में ये सीट बीएसपी और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 2022 में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जो है निषाद, उसने सपा को हराकर ये सीट जीती। ये बीजेपी की मजबूत सीट है। इसमें यादव, मौर्य, निषाद, दलित, ब्राह्मणों का अच्छा प्रभाव है। सीसामऊ सपा विधायक इरफान सोलंकी के दोषी साबित होने के बाद ये सीट खाली हुई है। ये सपा की बहुत मजबूत सीट है, क्योंकि पिछले 3 चुनावों में सपा ने यहां लगातार जीत हासिल की है। यहां मुसलमानों, ब्राह्मणों, दलितों का अच्छा प्रभाव है। ये सीट कानपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है। खैर बीजेपी के अनूप सिंह ने हाथरस से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। 2012 में यह सीट आरएलडी और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 2022 में बीजेपी ने कड़े मुकाबले में 30% वोटों से आसान जीत अंतर के साथ बीएसपी को हराकर ये सीट पर जीत बरकरार रखी और ये बीजेपी की मजबूत सीट है। इसमें जाटों, ब्राह्मणों, दलितों और मुसलमानों का अच्छा प्रभाव है।
फूलपुर। प्रवीण पटेल के सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। 2012 में ये सीट सपा और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 2022 में बीजेपी ने कड़े मुकाबले में 1% के जीत के अंतर के साथ समाजवादी पार्टी को हराकर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी। यहाँ यादवों और दलितों का अच्छा प्रभाव है। कुंदरकी संभल लोकसभा सीट से सपा विधायक जिया उर रहमान बर्ग के 10% के अंतर से जीत हासिल करने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। ये सपा की काफी मजबूत सीट है। सपा यहां 2012, 17 और 22 में जीती है और 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहां पर बीजेपी को 16% के जीत के अंतर से हराकर ये सीट हासिल की है। तो ये है यहाँ पर 10 सीटों के उपचुनाव का पूरा समीकरण जो हमने आपको एक एक सीट कर समझाया है। साथ ही साथ आपको बताया है कि इन 10 सीटों के लिए बीजेपी ने भी अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और वहीं योगी को लेकर मोदी का भी बड़ा फैसला सामने आ चुका है। योगी खुद दिल्ली आ रहे हैं और जब वो पीएम मोदी और यहां पर योगी की मुलाकात होगी उसके बाद आपसी मतभेद जो है वो दूर होने की पूरी गुंजाइश है। यानी इन 10 सीटों का जो उपचुनाव होने जा रहा है वो बीजेपी खासतौर से सीएम योगी के लिए कई मायनों में काफी खास होने वाला है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।